नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सबके YouTube चैनल सब्जेक्ट पल्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिएंट साइकिल का कंटिन्यूएशन। हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने ब्रीफ में डिस्कस किया था कि न्यूट्रिएंट साइकिल में हम कौन कौन सी साइकिल्स डिस्कस करेंगे और उनके सोर्सेस क्या क्या हैं, कौन सी गैसियस साइकिल्स होती हैं, कौन सी जो होती हैं वो जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स में पाई जाती हैं वो होती हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी फर्स्ट साइकिल के साथ में जो है कार्बन साइकिल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन साइकिल। साइकिल से आप क्या समझते हैं या उस साइकिल है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो साइकिल जो होता है उसमें एक बहुत सारे प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और एक साइक्लिक मैनर के अंदर, जहाँ पे जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज होते रहते हैं और एक पर्टिकुलर बायोस्फीयर या एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फीयर से वो दूसरे मीडियम के अंदर एक साइक्लिक मैनर में घूमते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक कार्बन साइकिल। तो किसी भी साइकिल को पढ़ने से पहले हमें दो तीन चीज़ों का जो है बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि उस कार्बन जो जैसे कि वो न्यूट्रिएंट है और आज हम बात कर रहे हैं कार्बन साइकिल की। तो कार्बन का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में और हमारे एनवायरनमेंट में, उसके कार्बन के सोर्सेस कौन कौन से हैं जहाँ से हमें कार्बन मिलती है, और उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना परसेंटेज कौन से एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है या फिर हाइड्रोस्फीयर में कितना प्रेजेंट है, ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा हम फिगर्स को भी ध्यान में रखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक कार्बन साइकिल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो कार्बन साइकिल है इसके सोर्स कौन कौन से हैं। कार्बन के सोर्स कौन कौन से होते हैं? तो कार्बन जो होता है वो हमें मिलता है ओशन से, या हम इसे लिख सकते हैं हाइड्रोस्फीयर से, हाइड्रोस्फीयर। सेकंड हमारा आ जाता है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। और थर्ड हमारा आ जाता है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। तो जो कार्बन होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिक फॉर्म्स में एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में, या हम कह सकते हैं एक रिजर्वॉयर से दूसरे रिजर्वॉयर के अंदर मूव करता है एक साइक्लिक मैनर के अंदर। तो हाइड्रोस्फीयर में हमारा जो कार्बन कंटेंट होता है, यानी ओशन जो होता है उसमें हमारा कार्बन कंटेंट जो होता है वो होता है 71%। यानी जो समुद्र होता है उसमें हमें मिलता है 71% कार्बन इन डिज़ोल्व फॉर्म। सेकेंड हम देखते हैं कि जो एटमॉस्फेयर होता है उस एटमॉस्फेयर में जो कि बहुत नॉमिनल कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.03%, लेस देन 1%। यानी हाइड्रोस्फीयर मेजर सोर्स है कार्बन का, जिसमें 71% कार्बन जो होता है वो डिज़ोल्व होता है, और एटमॉस्फेयर है उसमें केवल 0.03% ही कार्बन प्रेजेंट होता है। थर्ड हम डिस्कस करते हैं बायोस्फीयर में कितना कार्बन प्रेजेंट होता है, यानी लिविंग बीइंग। यहाँ पे हम पूरा बायोस्फीयर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल लिविंग थिंग्स का डिस्कस कर रहे हैं, जैसे प्लांट्स हुए या ह्यूमन बींग्स हुए। अगर हम डिस्कस करें कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट होता है, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर अगर हम ड्राई वेट की बात लेके चलें तो नियरली 49% जो होता है बायोमास, और जो ड्राई वेट होता है जिसमें हम वाटर को इंक्लूड नहीं करते हैं, वाटर को हम इसमें से निकाल देते हैं, तो हमें नियरली 49% जो होता है वो कार्बन कंटेंट मिलता है। नियरली 49% हमें कार्बन कंटेंट मिलता है। अब ये जो 49% है तो हमारी बॉडी के अंदर जो बायोमॉलिक्यूल्स है, सेल जो होता है वो हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट होता है सेल।
लेट मी राइट इट हियर, सेल, जिसे हम बोलते हैं हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। अगर आपने हमारी जो छोटी क्लासेस होती है उनमें अगर आपने पढ़ा हो तो जैसे न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडीज़ होता है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए और एक्टिविटी के लिए, हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उन सब के अंदर उन सब की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कार्बन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो सेल होता है उसमें बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो जाते हैं जिनके लिए कार्बन इम्पॉर्टेंट होता है? तो बायोमॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ पे जो होते हैं वो होते हैं प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। ये हो गए हमारे बायोमॉलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी एनर्जी सोर्स होते हैं। और लिपिड्स जो होते हैं वो हमारे सेल की मेम्ब्रेन्स के अंदर और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों में काम करते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से जो रिजर्वोयर होते हैं जैसे हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, उनमें उनका कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो ये भी हमने देख लिया है। और कार्बन हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हमने देख लिया है कि बायोमॉलिक्यूल्स में होता है। एक और एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जो ATP होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ATP, जो कि हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी होता है। क्योंकि ये एनर्जी जो हमारे शरीर में आती है वो ATP की वजह से आती है, उसमें भी कार्बन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका दूसरा नाम होता है एनर्जी करेंसी। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एनर्जी करेंसी क्या होता है, तो अब आपको पता है ATP होता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि एक साइक्लिक मैनर में ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कार्बन कैसे मूव करता है। तो हम साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ओशन है, ये हमारी सॉइल है या लैंड है, और यहाँ पे हमें सेल फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा ओशन होता है उसके अंदर हमें पता है फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट होते हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं यूनिसेलुलर एल्गे जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं छोटे छोटे। ये हमारे हो गए फाइटोप्लैंक्टन्स। अब फाइटोप्लैंक्टन्स का काम होता है फोटोसिंथेसिस। ये हमारा एनर्जी का सोर्स होता है सन। अब ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये ओशन के अंदर जो कार्बन डिज़ोल्व होता है या जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो डिज़ोल्व होता है उसे यूज़ करते हैं, और जो सूरज से जो किरणें आती हैं सन रेज उनको यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी अपना फूड बनाते हैं। अब इन फाइटोप्लैंक्टन्स को जो जू प्लैंक्टन्स खाते हैं वो यहाँ से अपनी एनर्जी लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो अपने फाइटोप्लैंक्टन्स है ये खाना बनाएंगे और ये खाना जाएगा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जू प्लैंक्टन्स में, और ऐसे ही ये फूड चेन में कार्बन मूव करता रहेगा। तो ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस फाइटोप्लैंक्टन्स में, और इनको खाते हैं हमारे जू प्लैंक्टन्स। ये हो गए हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स। अब अगर हम लैंड इकोसिस्टम की बात करें
तो यहाँ पे ये है हमारे प्लांट्स। प्लांट्स भी हमें पता है कि ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन इनका जो कार्बन का सोर्स होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। यानी एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये उसको यूज़ करते हैं, प्लस जो सूरज से किरणें आती है उनको, तो ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। यानी इनका जो कार्बन का जो सोर्स होता है वो होता है जो ओशन में जो डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो, इनका सोर्स अलग है। और इनका जो होता है प्लांट्स का, जो कि लैंड प्लांट्स हैं, उनका होता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। अब इन प्लांट्स को जो खाते हैं, यहाँ पे हो गए हमारे एनिमल्स। यानी प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस किया, अपना कार्बोहाइड्रेट बनाया जो कि उनका एनर्जी का सोर्स है, और इन एनिमल्स ने अपना भोजन, अपना फूड कहाँ से लिया, वो लिया इन प्लांट्स से। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, यानी ये जो कार्बन है, ये चला गया हमारे एनिमल्स में, तो ये फूड के तौर पे एनिमल्स में गया। ठीक है। अब जब ये प्लांट्स हैं, इनका जो मैटर होता है, जो डेड एंड डीके मैटर होता है, जैसे कि लीव्स, फॉलन लीव्स, ट्विग्स, जब ये नीचे गिर जाती हैं और ये जो एनिमल्स हैं इनकी डेथ हो जाती है, तो इनके डिकम्पोजिशन से, यानी ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है, इनके डिकम्पोजिशन से, यानी इनका हो रहा है डिकम्पोजिशन। अब इनका डिकम्पोजिशन कौन कर रहा है? फंगई, बैक्टीरिया, जिन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, वो जो होंगे इनके ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे और स्मॉलर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनमें ब्रेक करेंगे। तो एक तो हो सकता है कि वो जो डिकम्पोजिशन होगा उससे जो रिलीज़ होगा कार्बन डाइऑक्साइड या जो मीथेन होता है, वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में भी जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। और ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये सालों तक ज़मीन के अंदर दबा रह के फॉसिल फ्यूल बनाता है। तो ये जो है यहाँ पे, ये काफ़ी सालों तक ज़मीन में रह के फॉसिल फ्यूल्स बना लेंगे। अब फॉसिल फ्यूल हमें पता है कि हमारे जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके लिए एक एनर्जी का सोर्स होता है। क्यों? क्योंकि हमें जो कोयला मिलता है, जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और जो पेट्रोल मिलता है, जो डीजल मिलता है, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? इंडस्ट्री जो एनर्जी यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो मिलती है इन फॉसिल फ्यूल से। तो इन फॉसिल फ्यूल को डायरेक्टली यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और यूज़ किया जाता है बर्निंग के लिए। तो हमें एनर्जी सोर्स जो होती है ये होता है, यहाँ पे हो गया फॉसिल फ्यूल बर्निंग, फॉसिल फ्यूल बर्निंग। और इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज होती है। फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो वापस एटमॉस्फेयर में पहुंचती है। अब इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज कौन कौन से हैं जिससे जो है इसकी जो मात्रा होती है वो एटमॉस्फेयर में बनी रहती है? तो वो होगा जब ये जू प्लैंक्टन्स और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, और ये जो एनिमल्स होते हैं जब ये रेस्पिरेशन करेंगे, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ये बायोस्फीयर से जो एटमॉस्फेयर में पहुंचती है, और यहाँ पे ये ओशनिक जो कार्बन है वो हमारा वापस एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। यानी ये जो हैं ये करेंगे रेस्पिरेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में वापस पहुंचती है। ये भी करेंगे रेस्पिरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पहुंचती है। अब जब बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन होता है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो इसकी जो इक्वेशन है मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ एटमॉस्फेयर में इसे रब कर देते हैं।
ताकि एक्सप्लेनेशन में इजी रहे आपके लिए। जब बारिश होती है, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है, कार्बोनिक एसिड। और ये जो कार्बोनिक एसिड होता है, ये प्रोसेस के अंदर इसके अंदर जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और ये बनाता है बाइकार्बोनेट आयंस एंड कार्बोनेट, जो कि हमारा जाता है सीधा सॉइल में या ओशन में। तो वहाँ पे मिनरल्स जो रॉक के अंदर या सॉइल के अंदर जो कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब जो प्रेजेंट होते हैं उनके साथ एक्ट करता है और ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, जो कि जो ओशन होता है उसमें घुल जाता है, यानी डिज़ोल्व हो जाता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है और यहाँ से जो कैल्शियम और कार्बोनेट का मिक्सचर होता है, उसे जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो कि फाइलम मोलस्कस, अगर आपने जब हमारे घर वगैरह बनते हैं तो जो बजरी वगैरह होती है, मिट्टी वगैरह आती है, तो ये आपने ज़्यादातर देखा होगा कि नदी के किनारों से ली जाती है। तो उसके अंदर छोटे छोटे शेल्स देखे होंगे आपने वाइट कलर के, जिससे हम बचपन में खेला करते थे। तो वो जो सेल्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, वो मोलस्कस ग्रुप में आते हैं और वो जो बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, तो वो आता है हमारे लाइमस्टोन से, और जो ये इसमें कैल्शियम डिज़ोल्व होती है वो कार्बोनेट के साथ में एक्ट करती है, जो कि बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर से ओशन में पहुंचती है। तो ये जो है वो हमारी है पूरी कार्बन साइकिल। तो एक बार इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं और जो हमारे प्लांट्स होते हैं लैंड सिस्टम में, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। वहाँ से जो एनिमल्स होते हैं या एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, और रेस्पिरेशन से जो प्रोसेस होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड वापस एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती है एटमॉस्फेयर में। और इससे इनके डेड और डिकम्पोजिशन से जो फॉसिल फ्यूल बनता है, उससे बर्निंग पे, उसके जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। तो एक साइक्लिक मैनर में कार्बन का मूवमेंट होता रहता है हाइड्रोस्फेयर में, बायोस्फेयर में और एटमॉस्फेयर में। लेकिन जब इसका जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कि अगर ये सारा एक लिमिट में चल रहा है तो ठीक है, हमारी कार्बन साइकिल मेंटेन्ड है, लेकिन अगर फॉसिल फ्यूल बर्निंग बहुत ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो हमारे जो प्रीवियस वीडियो होंगे उसमें हम ग्लोबल वार्मिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ ख़त्म होता है, कार्बन साइकिल। हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे फॉस्फोरस, सल्फ़र एंड नाइट्रोजन साइकिल। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।